हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है ग्राफ्स की वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। इसका भी ग्राफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई के ग्राफ की तरह ही बनता है। जस्ट फ़र्क क्या होता है, लेबलिंग का फ़र्क आ जाता है। वो लेबलिंग ही आइडेंटिफाई करती है कि ये माइक्रो का ग्राफ है या मैक्रो का है। और एग्जामिनर भी क्लियरली आपको बताएगा जब उसे एग्रीगेट डिमांड सप्लाई चाहिए, वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का वर्ड यूज़ करेगा, आपको कभी भी मिस गाइड नहीं करेगा डिमांड एंड सप्लाई बोल के। जब भी उसको डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम चाहिए होगा वो आपको मिस गाइड करने के लिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यूज़ नहीं करेगा, याद रखें। सो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई जब यूज़ करेगा तो आपको यहाँ पे लिखना होता है रियल जीडीपी। इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। रियल आउटपुट हाँ लिख सकते हैं आप, रियल जीडीपी या रियल आउटपुट। और वाई पे हम प्राइस नहीं लिखते, प्राइस लेवल लिखते हैं। सो यही माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है। माइक्रो में हम प्राइस लिखते हैं, यहाँ प्राइस लेवल लिखते हैं। यहाँ पे आप एवरेज प्राइस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो में हम क्वांटिटी लिखते हैं लेकिन इधर रियल जीडीपी लिखते हैं। बाकी कोई फ़र्क नहीं। एग्रीगेट डिमांड वैसे नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह इन्वर्सली रिलेटेड होता है। एग्रीगेट सप्लाई नॉर्मल सप्लाई की तरफ पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। इक्विलिब्रियम हमारे पास ई पे बन जाएगा। इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी वाई होगा। यहाँ पे वाई से इसको डिनोट करते हैं, रियल आउटपुट या रियल जीडीपी को। प्राइस लेवल हमारे पास पी हो जाएगा। ठीक है। अब ये ग्राफ्स कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकते हैं आपको? ग्राफ ये ज़रूरत पड़ सकते हैं जब आपको डिमांड साइड पॉलिसीज, सप्लाई साइड पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछे, तब भी बेसिक ग्राफ यही रहेगा, बस एग्रीगेट डिमांड को राइट को शिफ्ट करेंगे। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का पूछेगा, बेसिक ग्राफ यही रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई को आप लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे। कैसे? अगर लेट्स से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कैसे शो करेंगे? एग्रीगेट डिमांड को हम राइट को शिफ्ट कर देंगे, ए डी से ए डी वन की तरफ। नया इक्विलिब्रियम हमारे पास ई से ई वन पे चला जाएगा। रियल जीडीपी हमारे पास वाई से वाई वन पे चला जाएगा। और प्राइस लेवल हमारा पी से पी वन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जो प्राइस बढ़ी है, इस प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से होती है तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम गुड इन्फ्लेशन भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो आपके पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो ये बेनिफिशियल होता है, अच्छा होता है अगर अंडर कंट्रोल है। तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर और बात है। अच्छा जी, अब कॉस्ट पुश, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डायग्राम बना दी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की डायग्राम क्या होगी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए अगेन जैसे मैंने बताया बेसिक ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स पे हमारे पास रियल जीडी पे आ जाएगा और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारे पास प्राइस लेवल है। ठीक है जी, ओके। सो आपके पास एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ इस तरह से नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। ये बेसिक ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है। इक्विलिब्रियम ई पे आ जाएगा, रियल जीडीपी हमारे पास वाई हो जाएगा, प्राइस लेवल पी हो जाएगा। अब अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से होता है। एग्रीगेट सप्लाई हमारा लेफ्ट को चला जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम हमारा ई से ई वन पे आ जाएगा जहाँ पे रियल जीडीपी वाई से वाई वन तक डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस लेवल पी से पी वन तक इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो प्राइस बढ़ी है इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम बैड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से रियल जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही होगी, एक्टिविटी कम हो रही होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, सो इसलिए इसको बैड इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। अच्छा, यहाँ पे सी से मुराद होता है कंजम्पशन, आई इज़ इन्वेस्टमेंट, जी इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स इज़ एक्सपोर्ट एंड एम इज़ इम्पोर्ट। अब इनमें से कोई कंपोनेंट्स होंगे जो बढ़ रहे होंगे जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है ना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दैट। तो बच्चे बस समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को राइट को शिफ्ट कर दिया, ग्राफ में शो कर दिया, तो एग्जामिनर बस रीज़न भी इसी को कंसीडर कर लेता है। तो रीज़न वो एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। रीज़न के लिए आपको इन कंपोनेंट्स का बताना होता है कि एग्रीगेट डिमांड किस वजह से बढ़ी। मे बी कंजम्पशन इंक्रीज हो गई हो, मे बी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया हो, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हो। अगर ऐसा होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की जब रीज़न पूछते हैं तो फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, लेकिन फॉल इन सप्लाई को सिर्फ वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता आपको रीज़न बतानी होती है फॉल इन सप्लाई होती क्यों है। फॉल इन सप्लाई क्यों हो सकती है? लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देती है, दिस इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ विदड्रॉ कर लेती है, तो कोई भी वजह हो सकती है, या फिर आपका एक्सचेंज रेट भी समटाइम्स कम हो जाता है, तो इसलिए इंपोर्ट्स आपके लिए महंगी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपके लिए अगर इंपोर्टेड मशीनरी रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव पड़ता है तो उसकी वजह से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ होगी। अच्छा जी, ये था। और अगर डिफ्लेशन का पूछ ले, ये तो इन्फ्लेशन के लिए ग्राफ थे, डिफ्लेशन का पूछ ले तो यही सेम ग्राफ्स को आप रिवर्स कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड इधर से इधर वापस आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड की वजह से जब डिफ्लेशन होगी तो एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम E1 से E पे आ जाएगा, प्राइस P1 से P पे आ जाएगी। और इसको बैड डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन होता है जब प्राइस लेवल डिक्रीज कर रहा हो। इसको बैड डिफ्लेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से रियल जीडीपी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अगर सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने की वजह से भी डिफ्लेशन हो सकती है। डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन प्राइस लेवल। अगर इधर से इधर चली जाए, सप्लाई बढ़ जाए, इक्विलिब्रियम E1 से E पे आ जाए तो प्राइस P1 से P पे नीचे आ जाएगी, प्राइस नीचे आए तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। इसको गुड डिफ्लेशन कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से रियल जीडीपी फिर हमारा इधर राइट को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पुराना जीडीपी इतना था अब इतना हो जाएगा, पहले से बढ़ गया। सो ये गुड डिफ्लेशन है, वो बैड डिफ्लेशन होता है अगर एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से हो रहा हो। सो ये लाइक सारे ग्राफ्स थे। अब इन ग्राफ्स को फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ है, जहाँ पे ये लेबलिंग आपको चेंज करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने ग्राफ ड्रॉ किया था एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट में हमारे पास जो ग्राफ है, आप देख सकते हैं इसको, क्वांटिटी ऑफ डॉलर और एक्सचेंज रेट वाई एक्सिस पे लिखते हैं। इसके अलावा हमने नॉर्मल माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई के डायग्राम्स बनाए। इसमें एक्स पे क्वांटिटी और वाई पे हम लोग प्राइस लिखते हैं, और फिर पीपीसी की डायग्राम आ जाती है। पीपीसी की डायग्राम में एक्स पे हम एक्स गुड लिखते हैं, वाई पे वाई गुड लिखते हैं। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स भी लिख सकते हैं, कैपिटल और कंजम्पशन भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई गुड्स भी लिख सकते हैं, चेयर्स एंड टेबल्स भी लिख सकते हैं। कोई भी बस दो प्रोडक्ट्स के आपको नाम लिखने हैं। कार्स एंड बटर भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखते हैं, कार्स एंड गन्स लिखते हैं, सही है। तो बस दो गुड्स के नाम होने चाहिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। लेकिन बेहतर है कि कोई आप पहले से ही डिसाइड करके रखें, या समटाइम्स एग्जामिनर दे देते हैं कि ये दो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन हो रही है जिनकी, ठीक है जी। और इन ग्राफ्स को और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको ये बुक्स भी पता होनी चाहिए। ये बुक्स बड़ी आपके लिए यूज़फुल हैं। ये दो बुक्स हैं एएस इकोनॉमिक्स के लिए, ये आपके पास लाजमी तौर पे होने चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।